हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यहाँ पर 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं की शब्द समीकरण दे रखी है। शब्दों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को समझा रखा है, हमें इनकी रासायनिक समीकरण बनाना है, वो भी संतुलित। चलिए पहले तो हम ये जाने कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं। ये प्रश्न कभी कभी अलग से भी आ जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। और हम ऐसा क्यों करते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के बाद ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ना ही किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का विनाश होता है। यानी अभिक्रिया में ना तो पदार्थ बनता है ना ही नष्ट होता है, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद के कुल परमाणुओं का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। चलिए समझते हैं हम एक एक करके। हमारी पहली अभिक्रिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके हमने अमोनिया बनाया। ये देखिए नाइट्रोजन गैस N2 गैस रूप में है, कोष्टक में हमने उसकी अवस्था दिखा रखी है जी। H2 ये भी गैसीय अवस्था में है, बनने वाली अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है। तो यहां पर देखिए तीर के निशान के पहले इन पदार्थों को हम क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो पदार्थ बन रहा है इसे हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो अभिक्रिया में पदार्थ का विनाश होता है ना ही पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात अभिक्रिया के बाद उत्पाद के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर क्या द्रव्यमान बराबर है, जरा गौर करें। तो ये देखिए यहां पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ये देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, N2 लिखा हुआ है, जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन का केवल एक ही परमाणु है। इसी प्रकार क्रियाकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। इस प्रकार दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उत्पाद और क्रियाफल का परमाणु द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा। अर्थात हमारी यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट नहीं करती। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कंकालीय समीकरण भी कहते हैं। चलिए इसको संतुलित करना सीखते हैं, कैसे संतुलित करा जाता है। देखिएगा नाइट्रोजन इधर 2 है जबकि यहां नाइट्रोजन 1 है, तो बराबर कैसे करेंगे हम? हमेशा हम एक निश्चित संख्या को किसी भी तत्व के आगे लिखेंगे। तो यहां क्रियाकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, तो हम बराबर करने के लिए नाइट्रोजन के आगे 2 लिख देते हैं, तो दोनों ओर नाइट्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन पे गौर करते हैं। सबसे पहले जिधर हमने बढ़ाया है उधर देखें, उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन के अब कितने हो गए। कैसे देखते हैं? आगे लिखे हुए अंक को और तत्व के पीछे लिखे हुए अंक का हम गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के यहाँ 6 परमाणु हैं और इधर अगर हमें 6 करना है क्रियाकारक में तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमें हाइड्रोजन के आगे 3 लिखना पड़ेगा। हो जाएंगे ना, 3 गुणा 2 6, और हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ये हमारी पहली अभिक्रिया संतुलित हुई। हम दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को भी गौर से देखें, क्या ये संतुलित है? यहां पर क्रियाकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन तो दोनों ओर संतुलित है। सल्फर पे गौर करें, यहां क्रियाकारक में सल्फर का 1 परमाणु है और क्रियाफल में भी सल्फर का 1 परमाणु है, सल्फर भी संतुलित है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहां क्रियाकारक में ऑक्सीजन के 2, जबकि देखिए क्रियाफल में ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं? SO2 में 2 परमाणु और H2O में 1 परमाणु, तो कुल कितने परमाणु हो गए? 3। तो क्रियाफल में 3 परमाणु जबकि क्रियाकारक में 2,
यानी ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। कैसे संतुलित करें? तो हमें यहां पर क्रियाकारक में ऑक्सीजन के आगे धीरे धीरे करके एक एक संख्याओं को लिखना पड़ेगा। जैसे हम पहले 2 लिख के देख सकते हैं। अगर यहां 2 लिख के देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु। अगर यहां 2 लिख के देखा जाए, आगे 2 लिख दिया जाए, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं यहां 2 लिख दूं, जबकि यहां पर परमाणुओं की संख्या 3 है, फिर इनबैलेंस हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपको फिर संख्या को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संख्या को आगे बढ़ाते हैं, लीजिए संख्या को आगे बढ़ाते हैं हम। ऑक्सीजन के पहले 2 करे थे, अब 3 करके देख लें हम। चलो 3 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 कर लें, क्रियाकारक में ऑक्सीजन के आगे 3 लिख दें, तो ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 2 6 परमाणु हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 हैं। अब 6 कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 करना चाहें तो यहाँ हमें दोनों जगह 2 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए और यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए। कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 2 दूनी 4, और यहाँ आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए एक्स ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 परमाणु। तो 4 और 2 इनको मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कुल हो गए 6। तो हमें ऑक्सीजन के आगे भी 3 लिखना पड़ेगा, और H क्रिया कारक में उत्पाद में H2O के आगे 2 और SO2 के आगे 2 लिखना पड़ेगा, और हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। चलिए हम फटाफट तीसरी ये समीकरण हमारे सामने आ गई है। इसको भी अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्रियाकारक में एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, जबकि इधर एल्यूमिनियम का 1 है। यानी ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये कंकालीय समीकरण है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे हम संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करें? बहुत सरल है। इधर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं क्रियाकारक में, मैंने क्रियाफल में एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख दिया, तो एल्यूमिनियम के तो संतुलित हो गए। एल्यूमिनियम संतुलित हो गया। चलिए अब हम एल्यूमिनियम के संतुलित करने के बाद क्लोरीन पर गौर करते हैं। यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए? आगे 2 लिखा हुआ है AlCl3 में, और क्लोरीन के पीछे 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार 2 गुणा 3 एल्यूमिनियम के AlCl3 में, 2 AlCl3 में एल्यूमिनियम के कुल क्लोरीन के कुल यहाँ पर 6 परमाणु हैं। क्लोरीन के 6 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको क्रियाकारक में? 2। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? कुछ नहीं, यहाँ पे आगे 3 लिख दीजिए, तो ये भी 3 गुणा 2 6 हो गए। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम के साथ साथ हमारा क्लोरीन के परमाणु भी दोनों और बराबर की संख्या में हो गए। अब आप बेरियम को देखिए, यहाँ हमने 3 बढ़ाया, तो बेरियम के परमाणु क्रियाकारक में 3 हो गए। तो उत्पाद में हम आगे यहाँ 3 लिख दें तो बेरियम के भी 3 हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ हमने 3 बढ़ाया भी SO4 के आगे उत्पाद में, तो SO4 के कितने परमाणु हो गए? अब SO4 के 3 हो गए। तो यहाँ देखिए गौर से, SO4 के ऊपर होल थ्राइस लिखा हुआ, कोष्टक के बाहर 3 लिखा हुआ, यानी SO4 ऑलरेडी पहले से यहाँ 3 थे। तो ऐसा करके हम इस अभिक्रिया को भी संतुलित कर सकते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को देखें, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम के 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 2 और 1 कुल कितने हो गए? उत्पाद में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। क्या किया जाए बराबर करने के लिए? तो ऐसा करें, यहाँ पर अपन 2 कर दें। तो उत्पाद को गौर से देखिए, क्रियाकारक को गौर से देखें, तो 2 गुणा 2 यानी 4 परमाणु हमारे क्रियाकारक में हो गए। यहाँ पर भी 4 करना पड़ेंगे। कैसे करें? इस KOH के आगे 2 लिख दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, इधर भी कुल हाइड्रोजनों की संख्या हमारी 4 हो गई। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 लिखा KOH के आगे उत्पाद में, तो पोटेशियम के भी 2 परमाणु हो गए, जबकि इधर क्रियाकारक में पोटेशियम का 1 है, तो यहाँ भी हम आगे 2 लिख देते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया भी हमारी संतुलित हो गई। इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा, और ये रही आपके सामने संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए, तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।